स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का आंसर राइटिंग सेशन का क्लास 11 है और आज अगेन आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके जेपीएससी मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इकोनॉमिक्स का सेक्शन सी देख रहे होंगे। सेक्शन सी में है आर्थिक सुधार, प्रकृति, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव। तो इस सेक्शन का जो फर्स्ट है, आप देख रहे होंगे कि नवीन आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, सुधारों की प्रासंगिकता और आवश्यकता, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। आज हम लोग बेसिकली इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं, यानी कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है, नई आर्थिक सुधार जो है ना, इस पे आज हम लोग बेसिकली फोकस करने जा रहे हैं। इसको हम लोग समझने जा रहे हैं। आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि इसका बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी नोट्स बनाए होंगे, है ना, और बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़े होंगे, लेकिन मेरे समझ से आपको फिर भी आज का कंटेंट समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। डियर स्टूडेंट्स, नोट्स सभी के पास होता है, लेकिन आंसर राइटिंग का कॉन्सेप्ट एक अलग डायमेंशंस होता है और उसको डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता है, लेकिन उनका लेखन शैली उतना अच्छा नहीं होता है जितना अच्छा वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दोनों अलग अलग पहलू है आपके क्वेश्चंस का, क्योंकि जब आप देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स चीज़ों को एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन जब वो लिखने जाते हैं तो उतना बढ़िया से नहीं लिख पाते हैं। द रीजन बिहाइंड दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रैक्टिस, कि आप अच्छे तरीके से लिख नहीं पा रहे हैं, लेखन शैली आपका उतना डेवलप नहीं हुआ है ना। तो उस पर बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक पर। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल की हेल्प से इस चीज़ को समझाते हैं कि आंसर राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, पेपर 4 का हम लोग बात करते हैं। पेपर 4 में आप एक टॉपिक है हम लोगों का नीति निर्देशक तत्व। तो मान लीजिए कि आपको नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन आया कि नीति निर्देशक तत्वों पर टिप्पणी लिखिए या फिर व्याख्या कीजिए, तो सभी कोई ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, किसी को भी कोई समस्या नहीं आएगा और सभी का लगभग एक ही टाइप का आंसर आएगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए इस क्वेश्चंस को चेंज करता है ना, जैसा कि अभी 60वीं और 62वीं बीपीएससी का एक क्वेश्चन लेते हैं आपको, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन झारखंड में भी कई बार आ चुका है। और ये क्वेश्चन का आपको एग्जाम्पल घर में समझाते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है नीति निर्देशक तत्व से कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक पवित्र घोषणा मात्र नहीं है, बल्कि राज्य की नीति के मार्गदर्शन के लिए सुस्पष्ट निर्देश है। व्याख्या कीजिए और बताइए कि व्यवहार में ये कहाँ तक लागू किए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना कंप्लीट जरूरत पड़ेगा कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका लिखने का एबिलिटी। दैट मीन्स आपका रिप्रेजेंटेशन कैसा है और आप चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्ट आर्टिकल लिख करके चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ना जरूरत पड़ता है आंसर फॉर्मेशन का, टेक्निक का। दैट मीन्स यू मस्ट हैव द आइडिया अबाउट हाउ टू फॉर्म अ गुड आंसर। तो इसी चीज़ को समझने में बेसिकली हम आपका आंसर राइटिंग क्लास के हेल्प से आपको समझाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए आपका फर्स्ट जेपीएससी में क्वेश्चन आया था कि भारत के राष्ट्रपति के कार्य बताइए। आप देखिए, इसको सभी कोई लिखेंगे, ऐसा कोई स्टूडेंट्स नहीं होगा जो मेंस दे रहे हैं और भारत के राष्ट्रपति के कार्य नहीं लिखेंगे। समझ गए, सभी कोई लिखेंगे। और मान के चलिए कि अगर सभी डायमेंशंस लिख देते हैं, सभी कार्य लिख देते हैं, तो सबको लगभग एक ही जैसा मार्क्स मिलेगा, 2, 4, 5 नंबर का डिफरेंस होगा। लेकिन वहीं पर अगर देखिए क्वेश्चंस पूछता है, जो कि थर्ड जेपीएससी 2008 में आया था क्वेश्चन, सेम कंटेंट, लेकिन क्वेश्चन का जो है फॉर्मेशन वो अलग था। जैसे कि भारत का राष्ट्रपति एक रबर स्टाम्प है, विवेचना कीजिए। ये आपका थर्ड जेपीएससी का क्वेश्चन है। तो अब देखिए यही क्वेश्चन को ना अब जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो अलग तरीका से हो जाएगा, इसका फॉर्मेशन अलग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जरूरत पड़ता है एक अच्छा आंसर राइटिंग स्किल का। तो डियर स्टूडेंट्स, आज बेसिकली हम लोग इसी चीज़ को सीखने जा रहे हैं। और आज जो है सो आपका जो टॉपिक है, नई आर्थिक नीति 1991
इस टॉपिक में जो जो डायमेंशंस फॉर्म होता है, ईच एंड एवरी डायमेंशंस को आज हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको बताएं, जो फर्स्ट है, आज हम लोग बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं को नहीं देखेंगे, है ना, IMF, विश्व बैंक सबको नहीं देखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ा टॉपिक है ना, तो उसको हम लोग अलग से लेंगे। बट जो आर्थिक नीति से संबंधित जितने भी डायमेंशंस हैं उसको आज हम लोग कवर करेंगे। आप मान के चलिए कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस फॉर्म होगा वो आप आज के सेशन के बाद बना पाइएगा, ऐसा आप उम्मीद कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। साथ ही जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स होगा उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, उसको भी आप आसानी से आज के क्लास में समझ लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भारत में नई आर्थिक सुधार 1991, दैट मीन्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं नई आर्थिक नीति 1991, दैट मीन्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। डियर स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हम लोग इसका ईच एंड एवरी डायमेंशंस को पार्ट वाइज समझेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट शानदार हो जाए और आप इसका आंसर राइटिंग कैसे करेंगे उस पर भी हम लोग बेसिकली बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि हम लोग आज पढ़ने क्या जा रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग क्या क्या किस किस टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपका न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म का पृष्ठभूमि पर, इसका हम लोग पृष्ठभूमि पर बात करेंगे, पृष्ठभूमि क्या है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कारण, कारण दैट मीन्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म का आवश्यकता क्यों पड़ा, समझ गए। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी कि नई आर्थिक नीति का आवश्यकता क्यों पड़ा, इस पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका उद्देश्य, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका उद्देश्य क्या था, है ना, क्या क्या उद्देश्य है। उसके बाद हम लोग इसके लिमिटेशंस पे बात कर लेंगे, यानी कि सीमाएं क्या क्या है, इसका सीमाएं क्या क्या है उस पर हम लोग बात कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है इसमें बात करेंगे आपका उपाय, इसका उपाय क्या किया गया। डियर स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा बार अगर कुछ पूछा गया है इसको इस टॉपिक से तो उपाय पूछा गया है, समझ गए ना, उपाय सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे लाभ पे, है ना, लाभ क्या क्या हुआ इस पॉलिसी को लाने से। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे आर्थिक सुधारों के प्रति हमारा भय, आर्थिक सुधारों के प्रति, आर्थिक सुधारों के प्रति हमारा भय, प्रति हमारा भय। डियर स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी टॉपिक, यहाँ पर सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, कारण भी पूछा गया है, उद्देश्य भी पूछा गया है, सीमाएं भी पूछा गया है, उपाय भी पूछा है, लाभ भी पूछा है, आर्थिक सुधारों के प्रति हमारा भय भी पूछा है अलग अलग एग्जाम में। तो हो सकता है कि इसमें से किसी भी सब टॉपिक से उठा करके भी क्वेश्चन पूछ दे और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन फॉर्म करे। तो अगर आप ईच एंड एवरी सब टॉपिक को अच्छे से समझे रहिएगा तो आई होप सो, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप आसानी से इस टॉपिक को लिख पाइएगा और एक अच्छा आंसर फॉर्म कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे, दैट मीन्स नो बकवास ओनली क्लास। क्योंकि इसमें क्या है ना, एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो बहुत कुछ एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट हम लोग बेसिकली वही सब चीज पे बात करेंगे ना जो कि हमारे आंसर में आना चाहिए, है ना। आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करेंगे, यानी कि पृष्ठभूमि पर बात करेंगे तो वही सब फैक्ट पे बात करेंगे जो कि आंसर में लिखने से हमें मार्क्स मिलेगा। कारण पे मतलब टू द पॉइंट क्लास चलेगा, ठीक है। एकदम ध्यान से समझते चले जाइएगा, क्लासेस थोड़ा सा लंबा होगा, है ना, क्योंकि 5, 10, 20, 25 मिनट में ये सब टॉपिक खत्म होने वाला है नहीं। यूट्यूब पे जब आप देखिएगा तो बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा आपको 20 मिनट, 25 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट में, है ना। बट मेरे समझ से इसे आपको डिटेल में समझना चाहिए। 10-12 मिनट में आप उतना अच्छा आंसर नहीं लिख पाइएगा जितना अच्छा आंसर का रिक्वायरमेंट
होता है। डियर स्टूडेंट्स, इससे जब भी आएगा, आप लोग जानते हैं कि 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, तो लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन आएगा। और अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा तो इकोनॉमिक्स में वैसे ही सबका बैंड बजा हुआ रहता है, समझ गए ना। इकोनॉमिक्स में वैसे ही मैक्सिमम एविडेंट मान के चलिए आप अच्छा नहीं लिख पाते हैं, और अगर आप इसको तैयार करते हैं तो आप इसमें लीड ले सकते हैं दूसरे से। समझ पा रहे हैं? इसमें आपको नई आर्थिक सुधार नीति जो है, इससे आपको WTO को, IMF को, वर्ल्ड बैंक को भी लिंक करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उससे कैसे लिंक करना है, क्या क्या का क्वेश्चन आ सकता है, तो उसका हम लोग बात नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आप इस सेशन को देख के बताइएगा कि कैसा लगा आपको सेशन, और नेक्स्ट सेशन का में आपको किस WTO से लिंक करके चाहिए या किससे लिंक करके चाहिए, या फिर कोई और भी टॉपिक का अगर चाहिए तो आप हमें बताइएगा। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रस्तावना यानी कि पृष्ठभूमि। आर्थिक सुधार का पृष्ठभूमि में क्या क्या चीज आ सकता है। वैसे तो आपको पहले बता चुके हैं कि सबका लिखने का स्टाइल अलग अलग होता है, बट कंटेंट लगभग सबका एक ही जैसा होता है ना। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन का पृष्ठभूमि अलग अलग तरीके से तैयार किया जा सकता है और बहुत ही अच्छा तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है चीजों को। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। अब लिख सकते हैं कि 19वीं सदी के अंतिम दशक में इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का संपूर्ण यूरोप में सकारात्मक प्रभाव पड़ा और वहां के सभी देशों ने विकास के लिए मुक्त व्यापार की नीति को स्वीकार किया और आर्थिक उदारीकरण की नीति को लागू किया। अब इसको लिख सकते हैं। दैट मीन्स हम आपको बताएं क्या क्या लिखना है आपको, कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल ही रहा था और 19वीं सदी का अंतिम दशक यानी कि 80-90 के समय में हम लोग क्या देख रहे हैं कि संपूर्ण यूरोप का जो मार्केट है वो उदारीकरण से प्रभावित है ना, यानी कि उदारीकरण की नीति को, मुक्त व्यापार की नीति को अपना रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं कि उदारीकरण का मतलब क्या होता है ना। एक दो लाइन में यहाँ पे इस चीज को एक्सप्लेन कीजिए। आप बता सकते हैं कि उदारीकरण का व्यवहारिक रूप यह होता है कि सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप और बाजार तत्वों को अधिक से अधिक सक्रिय होने का अवसर मिलना। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको क्या बताएं, आप इसको और अच्छे से समझ लीजिए। उदारीकरण का व्यवहारिक रूप, दैट मीन्स सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार का बाजार पर से नियंत्रण कम करना, अर्थव्यवस्था में के विभिन्न क्षेत्रों पर से नियंत्रण में कमी लाना, जिससे बाजार तत्व, दैट मीन्स निजी क्षेत्र भी जो है बाजार में सक्रिय भूमिका निभा सके, दैट मीन्स उनको भी सक्रिय होने का अवसर मिलना। बात समझ पा रहे हैं, है ना। इसके बाद आप जो ऐड कीजिए लाइन वो ये है, आप ये बताइए कि भारत का स्थिति, है ना, भारत का स्थिति 1980 में क्या था। तो आप ये लिखिए कि 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में भी नीतिगत सुधार की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इससे पूर्व भारत औपनिवेशिक अनुभवों के कारण बंद अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दे रहा था, क्योंकि भारत का अर्थव्यवस्था कैसा था, बंद अर्थव्यवस्था था। हालांकि भारत इससे पहले भी पंचवर्षीय योजना की हेल्प से काफी विकास किया, लेकिन अचानक से भारत का अर्थव्यवस्था कुप्रभावित हो गया, यानी कि अर्थव्यवस्था गड़बड़ स्थिति में पहुंच गया, है ना। ऐसा क्या हुआ, तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद एक दो लाइन में एक्सप्लेन कीजिए कि 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था का कैसा स्थिति था। दैट मीन्स 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न उत्पादकता दर था, भुगतान संतुलन बढ़ गया था, राजकोषीय घाटा बढ़ गया था, समझ गए ना, मुद्रास्फीति बढ़ गया था, तथा बहुत सारा ऐसा समस्या उत्पन्न हो गया था जिससे भारत में आर्थिक सुधार की नीति यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का
अपेक्षा बढ़ा और आर्थिक सुधार की पृष्ठभूमि को तैयार किया गया। इस चीज को आप यहाँ पर एक्सप्लेन कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि जो आप आंसर का फर्स्ट पेज लिखते हैं ना, वो बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि फर्स्ट पेज जितने भी एग्जामिनर होते हैं जो क्वेश्चन को चेक करते हैं, है ना, तो वो फर्स्ट पेज को तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। और आमतौर पे जो आपका क्वेश्चन का पृष्ठभूमि है ना, उसमें शॉर्ट में ही सही, लेकिन ये पता होना चाहिए कि आगे आप क्या लिखने जा रहे हैं, यानी कि उसमें आपके आंसर, कंप्लीट आंसर का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, है ना। इसके बाद आप पृष्ठभूमि में और क्या क्या डाल सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, है ना, इसमें प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। इनका कार्यकाल था 1991 से 1996, है ना। और वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं 2004 से 2014 तक, ठीक है। तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में देश आर्थिक संकट से निकलने का प्रयास किया, है ना। तो क्या प्रयास किए भाई, तो याद रखिएगा वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने 23 जुलाई 1991 को, इस डेट को याद रखिएगा, 23 जुलाई 1991 को नए आर्थिक सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत की, ठीक है। इन आर्थिक सुधार के हेल्प से क्या किया गया, तो अर्थव्यवस्था की विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया गया, विसंगतियों को दूर करने का रणनीति बनाया गया, एविडेंस। और इसी के साथ LPG मॉडल, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के मॉडल को भी अपनाया गया। समझ गए, आप इसको भी ऐड कर सकते हैं अपने आंसर में। उसके बाद आप एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ पर देखिए, पूर्ण बहुमत का जब सरकार रहता है तो भी कोई विधेयक को पारित करना रहता है तो हंगामा हो जाता है। तो क्या उस समय नहीं हुआ होगा, तो डियर स्टूडेंट्स, उस समय तो अल्पसंख्यक सरकार थे, है ना। तो अल्पसंख्यक सरकार की स्थिति क्या हुआ होगा, आप समझ रहे हैं। तो उस समय भी अल्पसंख्यक सरकार जो है आर्थिक सुधार जैसा कड़ा निर्णय जो लिया, है ना, इससे विपक्ष के लगभग सभी सांसद इसका विरोध किए। औद्योगिक घराना, व्यापारी समूह, मीडिया विशेषज्ञ के साथ साथ जनमानस भी इसका कड़ा विरोध किए, समझ गए। लेकिन जैसे जैसे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, यानी कि आर्थिक सुधार का लाभ और सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला, ये जो विरोध प्रदर्शन जो है, ये जो आलोचना है, ये धीरे धीरे क्या होते गया, कम होते चला गया। बात समझ रहे हैं आप लोग। ये जो आर्थिक सुधार है आपको 1991 का आर्थिक सुधार, इसको हम राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। कौन सा मॉडल, तो राव मनमोहन मॉडल। आप इन सभी डेटा को अपने आंसर का पृष्ठभूमि में डाल सकते हैं और इस तरह से पृष्ठभूमि को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि नई आर्थिक नीति का आवश्यकता क्यों पड़ा, दैट मीन्स इसका प्रमुख कारण क्या था। आर्थिक सुधार से संबंधित जो प्रमुख कारण है उसमें आप लोग बहुत सारा पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। इसमें सबसे पहले तो आप एक्सप्लेन कीजिएगा कि अत्यधिक महंगाई और हाइपर मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होना, समझ गए। यानी कि इस समय जो है ना, महंगाई दर लगभग 13% से भी अधिक था। तो महंगाई दर बहुत ज्यादा अधिक हो जाने से अर्थव्यवस्था में असंतुलन का स्थिति पैदा हो जाता है ना। आप इस चीज को एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि राजकोषीय घाटे में तीव्र वृद्धि, भारत का जो राजकोषीय घाटा था उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हो गया था। यह लगभग जीडीपी का 8.5% था उस समय, समझ गए। राजकोषीय घाटा कितना था, जीडीपी का 8.5% था, समझ गए। राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, है ना। मुद्रास्फीति का दर बढ़ गया था बहुत ज्यादा, मुद्रास्फीति
स्फीति का दर बढ़ गया था, ये लगभग 13% प्लस था। समझ गए ना, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हैं थर्ड पॉइंट, आर्थिक सुधार का कारण में, यानी कि इसका आवश्यकता क्यों पड़ा। इसमें जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं भुगतान संतुलन का संकट। यानी कि इस समय जो है 1990s के दशक में भारत के पास विदेशी मुद्रा का बहुत ज्यादा अभाव था, और अगर आपके पास विदेशी मुद्रा नहीं है तो आप विश्व व्यापार में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स आप कुछ भी चीज बाहरी देशों से, विदेशों से खरीदी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी खरीद नहीं सकते हैं। तो यानी कि भारत का विदेशी व्यापार कमजोर स्थिति में पहुंच गया था। आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है ना, यानी कि जो भी उद्यम है उनका घाटे में चलना, वो सब का सब घाटे में चल रहे थे और उनका उत्पादकता जो था वो काफी निम्न था। तो अगर आपका उत्पादन क्षमता निम्न हो जाता है और आप घाटे में चल जा रहे हैं, आपका प्रोडक्टिविटी कम हो जा रहा है, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मांग और पूर्ति, यानी कि डिमांड और सप्लाई दोनों में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जो कि यहाँ पर उत्पन्न हो गया था। तो इसको भी जरूर से एक्सप्लेन कीजिएगा। उसके बाद आप फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन कीजिए कि अब देखिए कि मुद्रास्फीति बढ़ गया, राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, भुगतान संतुलन का स्थिति उत्पन्न हो गया है, सार्वजनिक उद्यम काम नहीं कर रहा है, डिमांड गड़बड़ाया है, सप्लाई गड़बड़ाया है, तो अब क्या होगा? नेक्स्ट आप एक्सप्लेन कीजिए कि देश में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी समस्याओं से बढ़ती चुनौती, यानी कि इसका दर भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा था और उस समय बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हैं भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन। भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन से क्या समझते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, भारतीय मुद्रा का विदेशी मुद्रा की तुलना में निरंतर कमजोर होना ही मुद्रा का अवमूल्यन है, भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन है। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ गया? क्या बताएं? भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन अर्थात भारतीय मुद्रा का विदेशी मुद्रा के तुलना में निरंतर कमजोर होना, ये भी एक कारण था। उसके बाद आप कारण में एक्सप्लेन कर सकते हैं बढ़ती जनसंख्या के साथ उत्पन्न खाद्यान्न संकट, इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये सब था आर्थिक सुधार के प्रमुख कारण। लेकिन अगर आपको तत्कालिक कारण पूछता है, यानी कि आर्थिक सुधार के तत्कालिक कारण क्या थे, तो यहाँ पर ना आप कुछ और को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तत्कालिक कारण में आप डालिएगा पहला नंबर पे कि 1991 में राजकोषीय तथा भुगतान संतुलन, ठीक है, यानी कि भुगतान शेष संकट, इसको आप एक्सप्लेन कीजिएगा। इस समय भारत का जो विदेशी भंडार था वो बहुत ज्यादा कम हो गया था और पूंजी का बहुत ज्यादा कमी हो गया था, यानी कि घटता विदेशी भंडार और पूंजी की अपर्याप्तता पॉइंट को आप एक्सप्लेन कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स आपको बता दें कि इस समय भारत का विदेशी व्यापार का स्थिति ऐसा था कि भारत के पास लगभग 8 बिलियन डॉलर ही था, जो कि 2 सप्ताह के आयात के लिए कार्य कर सकता था। यानी कि भारत विदेशी व्यापार अगर करता तो मैक्सिमम 2 वीक कर सकता था, 2 वीक, क्योंकि भारत के पास लगभग कितना बिलियन था? लगभग 8 बिलियन विदेशी भंडार था, 8 बिलियन डॉलर, समझ गए? 8 बिलियन डॉलर भारत के पास था, ठीक है, 8 बिलियन डॉलर भारत के पास था। तो यहाँ पर सबसे बड़ा समस्या क्या था? राजकोषीय घाटा और भुगतान से संकट। दूसरा तत्कालिक कारण में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं खाड़ी देशों में युद्ध। इसी समय खाड़ी देश में युद्ध भी चल रहा था, है ना। 1990 में जो आपका खाड़ी क्षेत्र है इसमें अमेरिका और इराक का युद्ध हुआ। तो अमेरिका और इराक का जो युद्ध हुआ ना, तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णतः कुप्रभावित हुआ।
समझ गए। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि एक तो भारत के पास विदेशी मुद्रा नहीं था, समझ गए ना। और इस युद्ध से हुआ क्या कि पेट्रोलियम उत्पादक देशों में संकट उत्पन्न हुआ, संकट की स्थिति उत्पन्न हुआ, और पेट्रोलियम उत्पाद का दाम जो है, मूल्य जो है, इसमें अचानक से वृद्धि हो गया। तो पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य में वृद्धि होने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। यहाँ पर मुद्रास्फीति अचानक से बढ़ गया, क्योंकि पेट्रोलियम आप लोग जान ही रहे हैं कि एक ऐसा चीज है जिसमें थोड़ा सा वृद्धि होने से बाजार पर डायरेक्ट प्रभाव इसका पड़ता है। तो आप पॉइंट नंबर 2 तत्कालीन काल में खाड़ी देशों में युद्ध को भी जरूर इम्पैक्ट एक्सप्लेन कीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 यहाँ तत्कालीन काल में आ सकता है विश्व बैंक तथा IMF। विश्व बैंक तथा IMF यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का दबाव, इस पॉइंट को भी जरूर एक्सप्लेन कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, इस समय जब भारत विश्व बैंक तथा IMF के पास लोन लेने के लिए गया, ऋण लेने के लिए गया, तो उन्होंने भी ऋण के लिए कुछ शर्त रखा, जिसमें एक शर्त था आर्थिक सुधार। उनका कहना था कि आप अपने यहाँ आर्थिक सुधार की नीति को अपनाइए, तभी हम आपको ऋण देंगे। इस पॉइंट को अपनाइए। चौथा आप लिख सकते हैं USSR यानी कि सोवियत संघ जैसे मजबूत समाजवादी अर्थव्यवस्था का विघटन, इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था आपका आर्थिक सुधार क्यों लाया गया, आर्थिक सुधार के प्रमुख कारण क्या थे, इसका एक्सप्लेनेशन। आप अगर इस सभी पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं तो डेफिनेटली आपका एक अच्छा उत्तर होगा, जो कि दूसरों से डिफरेंट होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आर्थिक सुधार के प्रमुख उद्देश्य। आर्थिक सुधार के प्रमुख उद्देश्य में क्या क्या लिखा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आर्थिक सुधार के प्रमुख उद्देश्य में आप सबसे पहले देखिए कारण क्या था, क्योंकि जो कारण रहता है ना, जिसके कारण ये स्टार्ट किया गया, आर्थिक सुधार लाया गया है ना, उसी का पूर्ति उसका उद्देश्य होता है। यानी कि जो आपका समस्या है उसी का समाधान ही उसका समाधान करना ही आपका उद्देश्य है। इस टाइप से आप अगर लिंक कर करके पढ़िएगा ना, तो क्या होगा कि याद करना बहुत आसान हो जाएगा। सभी चीज़ों को याद करना ना, एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है, लिखना आसान हो जाता है ना। तो सबसे पहले आप अगर आर्थिक सुधार के उद्देश्य लिख रहे हैं तो उसमें लिखिए कि भुगतान संतुलन की समस्या का समाधान, पहला उद्देश्य। समझ गए, भुगतान संतुलन की समस्या का समाधान इसका क्या है, पहला उद्देश्य है। आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। दूसरा अपना प्रॉब्लम क्या है, राजकोषीय घाटा में तीव्र वृद्धि। राजकोषीय घाटा में तीव्र वृद्धि होगा यानी कि सरकार के आय और व्यय में असंतुलन की स्थिति हो जा रहा है। यानी कि 100 रुपया है आपके पास है ना, GDP का 8.5% घाटा आपका जा रहा है। बात समझ में आया। तो अगर आपका राजकोषीय घाटा में तीव्र वृद्धि हो रहा है तो आपका उद्देश्य क्या रहेगा, आपका उद्देश्य रहेगा कि राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य। यानी दूसरा पॉइंट आप इसको एक्सप्लेन कीजिए कि राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य तय किया गया, निश्चित किया गया। तीसरा उद्देश्य में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपका प्रॉब्लम क्या था। आपका प्रॉब्लम था अत्यधिक महंगाई अर्थात हाइपर मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हुआ था, जिसके कारण आप आर्थिक सुधार के तरफ जो है सो आपका झुकाव हुआ है ना। तो आप तीसरा पॉइंट को एक्सप्लेन कीजिए कि मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करना, जो कि आपका उस समय 13% से भी ज्यादा चला गया था, 17-18% के आसपास पहुंच गया था। समझ गए ना। तो यहाँ पर देखिए आप थर्ड पॉइंट में इसको एक्सप्लेन कीजिए कि मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करना इसका एक उद्देश्य था। चौथा आप बोल सकते हैं कि गरीबी बेरोजगारी को दूर करना और उत्पादनकारी रोजगार का सृजन करना भी इसका एक उद्देश्य था, ताकि जो है अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलता रहे, अर्थव्यवस्था में पैसा का प्रवाह हो, है ना। और पांचवा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका लक्ष्य था, उद्देश्य था, वो ये था कि विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी को बढ़ाना। समझ गए। साथ साथ विदेशी मुद्रा कोष में भी वृद्धि करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। डियर स्टूडेंट्स, प्रमुख उद्देश्य में आप इन सभी पॉइंट्स को जरूर एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि ये सब का सब पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विदेशी निर्यात को बढ़ावा देना,
उसके बाद उच्च आर्थिक समृद्धि दर यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को प्राप्त करना और जीडीपी में वृद्धि लाना, ठीक है, ये सब भी इसका क्या था, प्रमुख उद्देश्य था, प्रमुख लक्ष्य था। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया प्रमुख उद्देश्य। तो अगर आपसे उद्देश्य पूछा जाता है तो आप इन सभी पॉइंट्स को जरूर एक्सप्लेन कीजिए, आपको एक अच्छा आपका आंसर तैयार होगा और आप डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलना चाहिए अच्छा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझते हैं आर्थिक सुधार के आयाम। आर्थिक सुधार के आयाम क्या थे? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग आर्थिक सुधार के आयाम पे बात करें तो इसका मुख्यतः 3 आयाम था। पहला था उदारीकरण, पहला क्या था, उदारीकरण, उदारीकरण। दूसरा था आपका वैश्वीकरण और वैश्वीकरण, और तीसरा था आपका क्या चीज, निजीकरण, ठीक है, तीसरा आपका था निजीकरण। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग उदारीकरण को समझते हैं। उदारीकरण दैट मीन्स लिबरलाइजेशन, ठीक है, उदारीकरण दैट मीन्स लिबरलाइजेशन, इसको समझते हैं। तो देखिए सवाल ये है कि सभी कोई लिखते हैं, समझ गए ना, उदारीकरण ऐसा बात नहीं है कि आप लिखिएगा दूसरा कोई नहीं लिखेगा, सभी कोई लिखेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस किए हैं ना तो आप जो सेंटेंस फॉर्म कीजिएगा, जो लिखिएगा थोड़ा ढंग से लिखिएगा, और अगर प्रैक्टिस नहीं किए हैं, अनसर्टेन लिखिएगा तो, और जिसको खातिर के लिखने का प्रैक्टिस नहीं रहता है वो लोग लिखता भी है ना तो बकवास कुछ लिखाता है, समझ गए। तो कुछ अच्छा लिखने के लिए, उदारीकरण को ही अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आपको आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा ढंग से लिखना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, चलिए समझते हैं। आप उदारीकरण में लिख सकते हैं कि सामान्यतः उदारीकरण का अभिप्राय सामाजिक तथा आर्थिक नीतियों के क्षेत्रों में सरकारी प्रतिबंधों का उदार बनाने से लिया जाता है। एक बार फिर से हम बता रहे हैं, आई एम रिपीटिंग द सेम सेंटेंस अगेन। हम क्या बताएं कि सामान्यतः उदारीकरण का अभिप्राय सामाजिक तथा आर्थिक नीतियों के क्षेत्रों में सरकारी प्रतिबंधों का उदार बनाने से लिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह हुआ कि जब सरकार उदारीकरण की नीति अपनाती है तो जो भी सरकार के द्वारा टैरिफ, अनुदान, कर, टैक्स, समझ गए, माल सेवा के लिए जो है सो आपका शुल्क लिया जाता है, समझ गए, तथा लाइसेंसिंग है, बहुत तरह का बाधा जो है ना व्यापार में, उसको क्या किया जाता है, हटा लिया जाता है, या फिर उन बाधाओं को कम कर दिया जाता है, समझ गए ना, लिमिटेशंस जो है उसको क्या किया जाता है, कम किया जाता है, समझ गए। सामान्यतः आप बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ झुकाव, यानी कि आर्थिक नीतियों का उदारीकरण, ठीक है, आर्थिक नीतियों का उदारीकरण क्या हो गया कि बाजार समर्थक नीति को लाना, समझ गए, आप इस चीज को बोल सकते हैं। और आप ये भी बोल सकते हैं कि भारत जो है उदारीकरण की नीति अपनाया, ठीक है, उदारीकरण का नीति अपनाया, यानी कि अपना जो पुराना औद्योगिक नीति है उसमें बदलाव किया, उसमें बदलाव किया, और क्या अपनाया, तो खुले द्वार की नीति, दैट मीन्स ओपन डोर पॉलिसी। बात समझ में आया? इस टाइप से आप कुछ कुछ जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर मान ली उदारीकरण पे अगर लिखने आता है तो, क्योंकि अगर ये लॉन्ग में आएगा तो कुछ बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में जा रहे हैं, आर्थिक सुधार के आयाम चूंकि हम लोगों को देखना है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली उदारीकरण एक्सप्लेन करने तो आएगा नहीं, समझ गया ना, तो इसमें जो काम का चीज है उस चीज को लिखिए, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, थोड़ा एग्जाम्पल डालिए। नेक्स्ट आ जाइए आप वैश्वीकरण, ठीक है, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? डियर फ्रेंड्स, वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ बंद अर्थव्यवस्था का खुली अर्थव्यवस्था में परिवर्तन से है। अब वो क्या बोले कि वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ बंद अर्थव्यवस्था का खुली अर्थव्यवस्था में परिवर्तन से है, अर्थात घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण है, समझ गए। आप विदेशी निवेश को बढ़ावा दीजिए, है ना, विदेशी व्यापार का विस्तार कीजिए, है ना, उत्पादन बढ़ाइए, औद्योगिक क्षेत्र में जो है सो इन्वेस्टमेंट कीजिए, है ना, और उसके बाद जो है सो आप वित्तीय क्षेत्र को, है ना, प्राइवेटाइज कीजिए, समझ गए ना, निजी बैंक को प्रोत्साहित कीजिए,
समझ गए। ये सब क्या है आपका जो है सो आप जो है इस सब क्षेत्र में जो है वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइज कर सकते हैं, यानी कि अपने व्यापार को अपने व्यापार का संपूर्ण विश्व में विस्तार ही क्या है वैश्वीकरण है। समझ गए। इसके लिए सरकार क्या क्या कर सकता है, वैश्वीकरण को अपनाने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदम अगर बोलेगा तो क्या कर ला सकते हैं इसमें आप जो है सरकार के द्वारा आयात शुल्क में कमी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, दीर्घकालीन व्यापार नीति को एक्सप्लेन कर सकते हैं यानी कि उसका उदार नीति को, है ना, व्यापार पर नियंत्रण की समाप्ति इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाजार में खुली प्रतियोगिता को प्रोत्साहन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हैं मुद्रा की आंशिक परिवर्तनशीलता। बहुत सारा पॉइंट यहाँ पे बन सकता है ना। सबका सब मोटा मोटी इसी टॉपिक से लिंक होगा, नई आर्थिक नीति, मतलब इसको समझ रहे हैं तो इससे नया नया पॉइंट्स बना करके आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है निजीकरण। निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन। डियर फ्रेंड्स, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो आपको बता दें कि जिस अर्थ में निजीकरण का आज की डेट में प्रयोग किया जा रहा है वह है कि विश्व भर में विनिवेश की प्रक्रिया यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट, है ना। प्राइवेटाइजेशन बेसिकली किस टाइप से हो रहा है, तो डिसइन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हो रहा है, विनिवेश किया जा रहा है ना। तो विनिवेश क्या होता है भाई, ये किस टाइप का प्रक्रिया है, तो याद रखिएगा विनिवेश में जो भी सरकारी स्वामित्व का कंपनी है ना, उसका शेयर को निजी क्षेत्र वाले कंपनी को बेचा जाता है। समझ गए। जैसे कि आपको याद होगा कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयर्स को, है ना, बेच दिया गया, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा बेचा गया, किसको, तो वेदांता ग्रुप को बेचा गया। समझ गए। यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का जो इकाई है, समझ गए, उसको पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से, है ना, निजी स्वामित्व के कंपनी को हस्तांतरित करना ही निजीकरण है ना, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट है। आप इस चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन जरूर कीजिए। डियर फ्रेंड्स, अब समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जिससे आपको हमेशा क्वेश्चन पूछा है वह है आर्थिक सुधार के उपाय। तो आर्थिक सुधार के उपाय में सबसे पहले हम लोग समझेंगे औद्योगिक सुधार, है ना, औद्योगिक नीति सुधार। ठीक है, पहला आपका क्या है, औद्योगिक नीति में सुधार। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म के अंतर्गत क्या क्या रिफॉर्म किया गया, सबसे पहले आप इस चीज को समझिए, इसमें किस किस पॉइंट को एक्सप्लेन करना जरूरी है उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट सबसे पहले आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसके तहत उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग सिस्टम यानी कि लाइसेंस प्रणाली इसको विघटित किया गया। समझ गए। लाइसेंसिंग प्रणाली को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और आज के डेट में मात्र 4 उद्योग के लिए लाइसेंस चाहिए। समझ गए। वो 4 उद्योग कौन कौन से हैं, तो पहला तो आपका है तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद, ठीक है, टोबैको प्रोडक्ट्स के लिए। दूसरा आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण और एरोस्पेस, है ना। ये आपका क्या है, इंडिया में सार्वजनिक है ना, निजीकरण इसमें नहीं किया गया है। तीसरा आपका है खतरनाक रसायन, समझ गए, खतरनाक रसायन को भी निजीकरण नहीं किया गया है। और चौथा आपका है अनुसूची 2 में वर्णित विस्फोटक सामग्री। विस्फोटक सामग्री में जैसे कि आपका माचिस हो गया, गन पाउडर हो गया, सेफ्टी फ्यूज हो गया, है ना, ये सब आपका। ठीक है, तो ये जो आपको 4 उद्योग बताएं, ये 4 उद्योग के लिए अभी भी क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए। इसके अलावा जितने भी अलग अलग प्रकार के उद्योग हैं उसमें लाइसेंसिंग सिस्टम को हटा दिया गया है ना। पहला पॉइंट आप इसको एक्सप्लेन कीजिए औद्योगिक नीति सुधार में, है ना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म के अंतर्गत। दूसरा पॉइंट आप एक्सप्लेन कीजिए कि सार्वजनिक क्षेत्र हेतु आरक्षित उद्योगों की संख्या को कम कर दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे उद्योग ऐसे थे, लगभग मैक्सिमम उद्योग जिसमें लाइसेंस का जरूरत पड़ता था, है ना, लेकिन सब का सब उद्योग से वो चीज़ हटा दिया गया। अभी वर्तमान में 2 उद्योग है, ठीक है, वर्तमान में 2 उद्योग कौन कौन सा, एक तो आपका परमाणु ऊर्जा, दूसरा आपका परमाणु ऊर्जा के बाद परमाणु ऊर्जा आयोग के द्वारा
आरक्षित किया गया है खनिज पदार्थ, जो भी परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा आरक्षित खनिज पदार्थ है उसका भी आप उत्पादन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सार्वजनिक क्षेत्र हेतु क्या है, आरक्षित उद्योग है। क्लियर। तो सार्वजनिक क्षेत्र हेतु आरक्षित उद्योगों की संख्या में क्या किया गया, कमी लाया गया। पहला आपको बताएं कि लाइसेंसिंग प्रणाली को विघटित किया गया, मात्र 4 उद्योग में लाइसेंस चाहिए। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग कौन कौन सा है, तो पहला परमाणु ऊर्जा और दूसरा परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो खनिज पदार्थ है वो। तीसरा पॉइंट अब इम्पॉर्टेंट है जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो है शेयर बाजार में विदेशी निवेश की अनुमति देना। समझ गए। तो शेयर बाजार में विदेशी निवेश की अनुमति देना, इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। चौथा बताइए, है ना, इस आर्थिक सुधार के अंतर्गत क्या किया गया, तो शेयर बाजार के नियमन हेतु सेबी को लाया गया। किसको लाया गया, सेबी को। समझ गए। ये सेबी क्या है भाई, सेबी क्या है, याद रखिएगा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी क्या है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इंग्लिश में बोलते हैं SEBI, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आई एम रिपीटिंग अगेन द फुल फॉर्म, कई बार एग्जाम से में पूछा है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका क्या किया गया, स्थापना किया गया था 12 अप्रैल 1992 को। 12 अप्रैल 1992 को इसका स्थापना किया गया था। अब इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि सार्वजनिक उद्यम, जो सार्वजनिक उद्योग थे, जो सार्वजनिक जो है सो कंपनियां था, उसमें विनिवेश की प्रक्रिया को अपनाया गया था, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट को जो है उसमें क्या किया गया था, लागू किया गया था, डिसइन्वेस्टमेंट लाया गया था, जिससे उसके स्थिति में निरंतर सुधार होने लगा। चौथा आप बोल सकते हैं आधारभूत संरचना के विकास पर सरकारी व निजी निवेश को बढ़ावा देना। इसको भी एक्सप्लेन कीजिए। आधारभूत संरचना के विकास पर सरकारी व निजी क्षेत्रों का निवेश को बढ़ावा देना, इसको एक्सप्लेन कीजिए। अब देखिए ना, वर्तमान समय में आपका रेलवे को ले लीजिए, समझ गए ना आप, रेलवे का बुनियादी ढांचा जितना भी है ना, उसमें निजी क्षेत्र का भागीदारी को भी मंजूर कर दिया गया। समझ गए ना। यहाँ तक देखिए, रेलवे स्टेशन जो है निजी क्षेत्र को दिया जा रहा है, ट्रेन दिया जा रहा है निजी क्षेत्र को चलाने के लिए, है ना, यात्री का डब्बा निजी क्षेत्र बना रहा है, रेलवे परिचालन कर रहा है, विद्युतीकरण, रेल विद्युतीकरण यानी इंजन बना रहा है, सिग्नल प्रणाली, सब तो प्राइवेटाइज हो रहा है रेलवे में। अब इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अवसंरचना के क्षेत्र में। अवसंरचना मतलब हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर वाला एरिया। इंफ्रास्ट्रक्चर वाला एरिया में ना 100% FDI का अनुमति दिया गया, 100% FDI को मंजूरी दिया गया। तो आप इस चीज को भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसके तहत, औद्योगिक नीति में सुधार के तहत। डियर स्टूडेंट्स, क्या क्या बताएं, एक बार फिर समझ लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आपको लाइसेंसिंग प्रणाली, दूसरा आपको सार्वजनिक उद्योग, है ना, तीसरा शेयर बाजार में विदेशी निवेश, चौथा शेयर बाजार में नियमन हेतु सेबी, चौथा सार्वजनिक उद्योगों में विनिवेश, उसके बाद आपका आधारभूत संरचना का विकास, और उसके बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में यानी अवसंरचना के क्षेत्र में 100% FDI। इस सबको एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2, है ना। पॉइंट नंबर 2 हमारा है वित्तीय या मौद्रिक सुधार। वित्तीय या मौद्रिक सुधार क्या किया गया था भाई, इसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वित्तीय या मौद्रिक सुधार, देखिए ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक तो है ना, बट आसानी से समझ में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग को आसानी से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वित्तीय या मौद्रिक सुधार के तहत आप सबसे पहले ये बता सकते हैं कि रिजर्व बैंक जो नियामक थे, है ना, उसके स्थान पर सुविधा प्रदान करना, वो ज़्यादा उनको सुविधा प्रदान करने पर फोकस वो किए। रेगुलेटिंग बॉडी जहाँ पर क्या किए, है ना, वो निजी बैंक सबको भी प्रोत्साहित किए, है ना। जैसे मान लीजिए RBI का नियंत्रण बहुत ज़्यादा था, है ना, इससे पहले बैंकों पर, तो RBI क्या किए, अब SLR कम किए, CRR में कमी लाए, समझ गए ना। बैंक के पास ज़्यादा पैसा दिए, है ना, बैंक के पास पैसा यानी अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ा। तो अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ने से क्या होता है आप लोग जानते ही हैं, है ना। आदमी के पास पैसा आएगा, मार्केट में पैसा आएगा, तो डिमांड बढ़ेगा, है ना। तो इस पर बेसिकली बात किया गया। साथ में नई बैंकों को भी प्रोत्साहित किया गया कि भाई आप निजी बैंक सबका भी स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया गया।
उसके बाद जो विदेशी व्यापार है आपका, ये विदेशी व्यापार नहीं, विदेशी निवेश, जिसमें आप जो है एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, विदेशी संस्थागत निवेश, इसको भी क्या किया गया, अनुमति दिया गया। यानी कि एफआईआई को भी इसके तहत क्या किया गया, एफआईआई को अनुमति, इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि हम लोगों का एक आंसर राइटिंग सेशन चल रहा है। तो आंसर राइटिंग सेशन में बेसिकली हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 टॉपिक्स जेपीएससी के लिए कवर कर रहे हैं, जिसमें आपको इसी टाइप का ईच एंड एवरी टॉपिक का आंसर फॉर्मेटिंग के साथ साथ नोट्स यानी कि कंटेंट है ना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सब मिल जाएगा। साथ में जब आप लिखिएगा तो उसका रिव्यू भी किया जाएगा। दैट मीन्स आपका बेसिकली आप बहुत सारे स्टूडेंट के पास कॉन्सेप्ट तो अच्छा होता है, लेकिन वो अच्छा उत्तर नहीं लिख पाते हैं। तो आपके आंसर फॉर्मेशन में बेसिकली आपको मदद किया जाएगा कि भाई आप इस टाइप से आंसर लिखिए, जिससे कि आपका मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो। तो आप लोग सभी कोई एक बार जोड़ इस आंसर ग्रुप से जुड़िए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी आंसर राइटिंग ग्रुप्स के हेल्प से कई महीनों से लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका फीडबैक काफ़ी अच्छा है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए, देखिए कि बेसिकली आंसर राइटिंग ग्रुप में क्या क्या किया जा रहा है और कैसे ये आपके उत्तर लेखन में आपको मदद कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट है आपका विदेशी व्यापार संबंधी सुधार, है ना। विदेशी व्यापार संबंधी सुधार को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। विदेशी व्यापार संबंधी सुधार, तो विदेशी व्यापार संबंधी सुधार यानी कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म, ठीक है। तो विदेशी व्यापार संबंधी सुधार में क्या क्या पॉइंट पर चर्चा किया जा सकता है, किस किस पॉइंट को लिखा जा सकता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लिखिए कि आयात से संबंधित लाइसेंसिंग प्रणाली का विघटन किया गया। समझ गए, पहला पॉइंट आप इस चीज को लिखिए। दूसरा पॉइंट आप बताइए कि गैर टैरिफ अवरोध को चरणबद्ध तरीके से हटाया गया। गैर टैरिफ अवरोध को चरणबद्ध तरीके से हटाया गया। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं टैरिफ क्या होता है, गैर टैरिफ क्या होता है? क्या आपको कॉन्सेप्ट पता है? तो सिंपल भाषा में अगर हम बात करें कि टैरिफ क्या होता है, तो याद रखिएगा, यह दो राष्ट्रों के मध्य यानी कि दो देशों के मध्य व्यापारिक आयात या निर्यात पर लगने वाला सीमा शुल्क है। समझ गए, जब दो देश जब व्यापार करते हैं तो जब भी आप आयात कीजिएगा या निर्यात कीजिएगा तो जो सीमा शुल्क लगता है उसे वो क्या बोलते हैं, टैरिफ बोलते हैं। इससे बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए जो है सो आपके यहाँ विदेशी निवेश हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, और अगर मान लीजिए कि आपका अर्थव्यवस्था यानी कि आपका घरेलू उद्योग सपोज कीजिए कि उसको ये नहीं कर पा रहा है, उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स आपका सामान महंगा है, उसका सामान सस्ता है, आपका जो कंपनी है आपके यहाँ का सब बंद होते जा रहा है, तो आप एक काम क्या कर सकते हैं कि आप जो है विदेशी सामान आ रहा है उस पर टैरिफ का दर बढ़ा सकते हैं, यानी टैरिफ सीमा शुल्क बढ़ा सकते हैं। उससे क्या होगा, वो भी सामान महंगा हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक जो है नीति है ना। तो यहाँ पर क्या किया गया था, तो और गैर टैरिफ क्या होता है इसको भी समझा दें आपको। गैर टैरिफ ये होता है कि वे सभी शुल्क जो आयात या निर्यात शुल्क नहीं है गैर टैरिफ शुल्क में आते हैं, जैसे कि आयात कोटा हो गया, सब्सिडी हो गया, तकनीकी बाधाएं, या फिर आप बोल सकते हैं लाइसेंसिंग सिस्टम, है ना, लाइसेंसिंग सिस्टम। उसके बाद आप बोल सकते हैं सीमा शुल्क पर माल के मूल्यांकन के लिए नियम, है ना। इस सब को आप जो है सो किस में रखते हैं, गैर टैरिफ बाधाएं में रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे विदेशी व्यापार संबंधी सुधार। इसमें आप बोल सकते हैं कि गैर टैरिफ अवरोध यानी कि बाधाएं को चरणबद्ध तरीके से हटाया गया था। इसका मतलब ये हुआ, आप उदाहरण के लिए बता सकते हैं कि कृषि टैरिफ का दर 1990 में ना लगभग 150% के स्तर पर था। समझ गए, जो आज घट करके 5 से 8% रह गया है।
समझ गए? इस चीज को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। किस चीज को एक्सप्लेन कीजिएगा? कृषि टैरिफ की दरें। कृषि टैरिफ की दरें कितना था उस समय? 1990 में 150% के आसपास था, है ना? और आज कितना है? तो आज आपका 5 से 8% के आसपास है। ठीक है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसका आप बता सकते हैं कि आयात निर्यात को बढ़ावा देने पर बल दिया गया था विदेशी व्यापार संबंधी सुधार के तौर पे। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट पे आ जाइए। फोर्थ पॉइंट जो है आपका है इसमें विदेशी निवेश संबंधी सुधार। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, विदेशी निवेश संबंधी सुधार। निवेश संबंधी सुधार, विदेशी निवेश संबंधी सुधार। तो विदेशी निवेश संबंधी सुधार पॉइंट्स में आप क्या क्या डाल सकते हैं? जब अगर आप इस पे बात कीजिएगा तो सबसे पहले आप ये लिखिए कि सरकार ने कई क्षेत्र, जैसे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वाला हो गया और संरचना क्षेत्र हो गया, ठीक है, इसमें FDI क्या कर दिया? 100% कर दिया। समझ गए ना? विदेशी निवेश जो है 100% विदेशी निवेश का अनुमति दे दिया, है ना? इससे क्या हो गया कि विदेशी निवेश जो है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या हो गया? बढ़ गया। साथ ही जो आपका रक्षा क्षेत्र है, बीमा क्षेत्र है, इसमें विदेशी निवेश 74% तक का विदेशी निवेश का अनुमति सरकार दिया है। समझ गए? इससे क्या हो गया कि अर्थव्यवस्था में पैसा जो है अचानक से आया, फ्लो जो है बढ़ गया, है ना? तो इस चीज़ को आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ ही आप बता सकते हैं कि ये जो आपका विदेशी निवेश होता है इसको कौन निगरानी रखता है इस पर? तो याद रखिएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, है ना? कौन इसको ये करता है? निगरानी रखता है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, ठीक है, ये क्या करता है? इस पर निगरानी रखता है। तो आपका बेसिकली आप बता सकते हैं कि FDI और FII, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशक, ठीक है, को बढ़ाने का बेसिकली इसके तहत क्या किया गया? प्रयास किया गया। ठीक है, उसके बाद आप बोल सकते हैं कि फेरा की जगह पर क्या लाया गया? फेमा लाया गया। ठीक है, फेरा की जगह पर क्या किया गया? फेमा लाया गया। पहले सरकार रेगुलेट करती थी, सर समझ गए ना, चीज़ों को रेगुलेट करती थी। अब क्या कर रही है सरकार? मैनेजमेंट कर रही है। आपको पता होगा फेरा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। पहले रेगुलेट होता था, ठीक है ना, अब उसके जगह पे अब क्या हो रहा है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा का शुरुआत किया गया। आप इस चीज को एक्सप्लेन कीजिए डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 आपका है राजकोषीय नीति में सुधार। राजकोषीय नीति में सुधार, नीति में सुधार, ये राजकोषीय नीति में सुधार, ठीक है, इसके तहत क्या किया गया डियर स्टूडेंट्स? राजकोषीय नीति में सुधार के तहत सबसे पहले क्या किया गया? तो कर प्रणाली, जो टैक्स सिस्टम है, इसको सरल बनाया गया। समझ गया? कर प्रणाली को क्या किया गया? सरल बनाया गया। और कर का जो रेट है, टैक्स का जो रेट है, उसको क्या किया गया? घटाया गया, उसके आधार को बदला गया। ठीक है, आप इस चीज को एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि बहुत सारा क्षेत्र में सरकार की तरफ से क्या किया गया? सब्सिडी दिया गया। समझ गए? सब्सिडी देने से क्या होता है? उद्योग धंधे को प्रोत्साहन मिलता है। समझ गए? तो आप इसके तहत राजकोषीय नीति में सुधार के तहत 2 पॉइंट्स को एटलीस्ट कम से कम एक्सप्लेन कीजिए। पहला, कर प्रणाली को सरल बनाया गया था। दूसरा, सरकार के द्वारा अनेक क्षेत्रों में सब्सिडी विभिन्न क्षेत्रों में क्या किया गया था? समाप्त किया गया था, दी नहीं गया था, समाप्त किया गया था। समझ गए? क्योंकि सब्सिडी पर ना सरकार का अच्छा खासा पैसा जो है लग जाता है। समझ गए? तो उस सब्सिडी को यहाँ पर क्या किया गया था? धीरे धीरे कम करने का प्रयास किया गया था और बहुत सारे क्षेत्रों में समाप्त कर दिया गया था। जैसे आप ये देख रहे हैं आप कि प्रधानमंत्री का आग्रह था कि जो लोग सक्षम हैं वो लोग गैस सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं लें।
समझ गए। तो बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जिसमें सरकार का सब्सिडी पे अच्छा खासा सरकार को व्यय करना पड़ता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है तो पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा और ईच एंड एवरी पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम थोड़ा सा शॉर्ट में जा रहे हैं, है ना, टू द पॉइंट चल रहे हैं, बट फिर भी ये थोड़ा सा लॉन्ग क्लास होगा, तो पेशेंस के साथ एकदम समझते चलिए जाइए ईच एंड एवरीथिंग। डियर स्टूडेंट्स, छठा पॉइंट आपका है भुगतान संतुलन में सुधार। ठीक है, भुगतान संतुलन की दरों में सुधार। छठा आपका है भुगतान संतुलन संबंधी सुधार। डियर फ्रेंड्स, इसमें आप लिख सकते हैं सबसे पहले कि विनिमय दरों में सुधार किया गया। ये जो विनिमय दर है ना, इसमें सुधार किया गया। इसके तहत क्या किया गया, तो 1991 में 2 बार रुपया का अवमूल्यन किया गया। समझ गए ना, 2 बार रुपया क्या किया गया, अवमूल्यन किया गया, और रुपये के मूल्य में 20% तक की कमी की गई। ये भी सरकार का नीति है। रुपया का अवमूल्यन करना भी क्या होता है, सरकार का नीति होता है। समझ गए ना। दूसरा आप बोल सकते हैं कि निर्यात को बढ़ावा देने पर बल दिया गया, है ना, निर्यात को बढ़ावा देने पे बल दिया गया, क्योंकि भारत अब खुली अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर था, है ना। तो निर्यात को बढ़ावा अगर नहीं देगा, निर्यात अगर नहीं करेगा, तो भुगतान संतुलन कैसे बैलेंस्ड होगा। समझ गए ना। विदेशी मुद्रा आएगा नहीं भारत के पास, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य था कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करना। आपको बता दें कि 1990 के दशक में भारत के पास केवल 8 अरब डॉलर था। समझ गए ना। 1990 में कितना था, 1990 में 8 अरब डॉलर। ठीक है, 8 अरब डॉलर। ठीक है, और वही अगर 2021 में बात करें, है ना, आरबीआई का डेटा है 20 अगस्त 2021 का। ठीक है, 20 अगस्त 2021 का आरबीआई का डेटा बता रहे हैं कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 616.89 अरब डॉलर है। 616.89 अरब डॉलर। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि पहले क्या स्थिति था, अभी क्या स्थिति है। समझ गए ना। तो यही आपका मेन पॉइंट्स है इससे रिलेटेड, इसको आप जरूर एक्सप्लेन कीजिए। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखिए कृषि क्षेत्र में सुधार। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ था, कृषि क्षेत्र में भी सुधार हुआ था। कृषि क्षेत्र में सुधार। तो डियर फ्रेंड्स, कृषि क्षेत्र में सुधार में आप क्या क्या लिख सकते हैं। पहला चीज तो लिखिए, कृषि क्षेत्र में नए तकनीक एवं आधुनिक उपकरण का अचानक से उपयोग बढ़ा। समझ गए ना। कृषि क्षेत्र में क्या हुआ, नए तकनीक, है ना, और नए उपकरण, इसका जो है सो क्या हुआ, नवाचार आ गया, एक तरह समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप बोल सकते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि जीएम तथा संकर बीजों का प्रयोग बढ़ा, जैसे कि उत्पादन में भी क्या हुआ, वृद्धि हुआ। ठीक है, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि इसी समय इजराइल से इरिगेशन सिंचाई पद्धति, इजराइल की इरिगेशन सिंचाई पद्धति को भी अपनाया गया, है ना। अब इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके साथ आप बता सकते हैं कि इससे, है ना, जो एफडीआई के अंतर्गत जो है कृषि क्षेत्र में विदेशी कंपनियां, जैसे आपका मोनसेंटो हो गया, वायर हो गया, इसका आगमन होता है ना, इसका आगमन होता है, इसका निवेश होता है। इससे कृषि क्षेत्र में भी कहीं न कहीं क्या होता है, विकास होता है। कृषि क्षेत्र भी अपना क्या होता है, ऊपर उठता है ना। दूध का उत्पादन दैट मीन्स आयात और निर्यात दोनों में इससे क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो कृषि क्षेत्र में सुधार के अंतर्गत आप ये सब पॉइंट्स को जरूर एक्सप्लेन कीजिए। डियर फ्रेंड्स, उपाय जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। उपाय दैट मीन्स सुधार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। हम लोग इसको 7 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिए और इसको अलग अलग एक्सप्लेन किया है। डियर फ्रेंड्स, ये आपका डायमेंशन हो गया। आप ईच एंड एवरी डायमेंशन को जरूर टच कीजिएगा। पहला था औद्योगिक नीति में सुधार, इसके तहत 7 पॉइंट था। वित्तीय या मौद्रिक सुधार था, विदेशी व्यापार संबंधी सुधार था, उसके बाद आपका विदेशी निवेश संबंधी सुधार था, राजकोषीय नीति में सुधार था, भुगतान संतुलन संबंधी सुधार था, कृषि क्षेत्र में सुधार था। अलग अलग पार्ट वाइज डायमेंशन में
हम लोग इसको एक्सप्लेन किए हैं, आप भी आंसर में इसी टाइप से एक्सप्लेन कीजिएगा, मिक्सअप मत कीजिएगा। ऐसे एक लाइन लिख दिया भुगतान संतुलन, दूसरा लिख दिए फिर राजकोषीय घाटा, फिर तीसरा में जो है सो आप कृषि लिख दिए, चौथा में वापस भुगतान संतुलन। जहां जो मन हुआ वो पॉइंट मत लिखिएगा, ऐसे नहीं लिखा जाता है ना। सिस्टमेटिक वे में आपका आंसर होना चाहिए, इस चीज को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आर्थिक सुधार के लाभ क्या क्या हैं। तो अब आप लोग आसानी से गेस कर पा रहे होंगे कि आर्थिक सुधार के लाभ क्या हैं और इसमें क्या क्या लिखा जा सकता है। आई थिंक सो ईच एंड एवरी एविडेंस अब इजीली गेस कर सकते हैं कि इससे क्या क्या लाभ हुआ। तो चलिए कुछ पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम लोग बात कर लेते हैं। पहला तो आप बोलिएगा कि भाई राजकोषीय घाटा क्या हुआ, कम हुआ, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा आप बोल सकते हैं कि सरकार के राजस्व में क्या हुआ, वृद्धि हुआ, है ना, सरकार के राजस्व में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तीसरा आप बोल सकते हैं कि विदेशी कंपनी का जो आगमन हुआ, इससे व्यापार में क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा आया, कंपटीशन डेवलप हुआ, समझ गए ना, सामान्य सस्ती हो गई, मुद्रास्फीति का दर कम हो गया। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि ये जो खुली अर्थव्यवस्था का नीति अपनाया, इससे भारत का विदेशी व्यापार में भागीदारी बढ़ा। आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ गए ना। उसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हैं भाई सुधार के अंतर्गत क्या क्या लाभ हुआ। बोल सकते हैं कृषि क्षेत्र हो गया, औद्योगिक क्षेत्र हो गया, जिसमें नवाचार आया, नए तकनीक का विकास हुआ, नए तकनीक का प्रयोग बढ़ा, समझ गए ना। ये सब चीज़ बोल सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि विदेशी निवेश में वृद्धि हुआ, क्योंकि आपके यहाँ FDI भी आ सकता है, FDI भी आ रहा है, FII भी आ रहा है, समझ गए ना। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट भी सरकार कर रहा है ना, और FII भी आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं विदेशी निवेश में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। उसके बाद अब विदेशी निवेश में वृद्धि हुआ तो क्या हो जाएगा, विदेशी मुद्रा में वृद्धि होगा। भारत का विदेशी मुद्रा जो $8 था 1990 में, आज के डेट में 616.89 अरब डॉलर है। तो डेफिनेटली विदेशी मुद्रा भारत का बढ़ा। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि बड़ी कंपनी के आगमन से वस्तु का मूल्य कम हो गया, उत्पादन में वृद्धि हुआ, गुणवत्ता बढ़ा, प्रतिस्पर्धा बढ़ा, समझ गए ना, सुविधाएं ज़्यादा मिलने लगा। तो ये सब चीज़ें आप ना आर्थिक सुधार के लाभ के तौर पे आप जरूर इसको एक्सप्लेन कीजिए, है ना। बहुत सारा पॉइंट है, डियर स्टूडेंट्स, ऑल पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आंसर फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट के पास कॉन्सेप्ट अच्छा रहता है लेकिन आंसर अच्छा नहीं लिख पाते हैं। तो आंसर लिखना और साथ में उस आंसर को करेक्ट करवाना को किसी न किसी से रिव्यू जरूर करवाइए, समझ गया ना। क्योंकि सभी को अपना आंसर लगता है ना कि बहुत अच्छा लिखे, बात समझ में आया। लेकिन आप वो आंसर सही लिखे कि नहीं लिखे हैं, तो अगर कोई एक्सपर्ट रिव्यू करते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आप मान के चलिए अगर आप 100-200 क्वेश्चन लिख लेते हैं तो आपका एक अच्छा आंसर राइटिंग, है ना, एक अच्छा उत्तर लेखन का शैली आपका डेवलप हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी क्रम में हम लोगों का आंसर राइटिंग ग्रुप चल रहा है, जिसमें हम लोग आंसर राइटिंग से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट JPSC मेंस का टॉपिक है, अभी तो फिलहाल आप मान के चलिए कि 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 का, है ना, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट होगा। दैट मीन्स आप समझ लीजिए कि आपको ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का आपके पास आंसर फॉर्मेटिंग होगा, जिसके आधार पे आप आंसर तैयार कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, साथ में आपको एक शानदार कंटेंट, हैंड रिटन कंटेंट मिल जाएगा। दैट मीन्स क्या लिखना है इसका भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व। अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं और अगर नहीं बनाए हैं नोट्स अच्छे तरीके से, तो आप जरूर इस आंसर राइटिंग सेशन से जुड़िए, क्योंकि ये आंसर राइटिंग सेशन आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रूप से बेनिफिशियल रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, इसका फी बहुत ही मिनिमम है ना, आप आसानी से कर सकते हैं और इनफैक्ट ये मंथली फी स्ट्रक्चर है इसका। तो एक बार मेरे समझ से आप इसे जरूर समझिए, ये आपके लिए किस टाइप से बेनिफिशियल होगा और कितना बेनिफिशियल होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अपना लास्ट पॉइंट, आर्थिक सुधारों के प्रति हमारा भय। इससे भी क्वेश्चन कभी कभी फॉर्म करके देता है ना, इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग भय में बात करें, है ना, कि भाई आर्थिक सुधार के प्रति जो है आपका देख रहे हैं कि अल्पसंख्यक सरकार था 1991
92 में तो अल्पसंख्यक सरकार का क्या हुआ, पुरजोर विरोध किया गया, है ना। किसके द्वारा, तो औद्योगिक घराने के द्वारा, विपक्ष का नेता के द्वारा, साथ में जनमानस के द्वारा भी पुरजोर विरोध किया गया। तो क्या बह रहा होगा उन लोगों का, क्या सोच रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले आप एक्सप्लेन कीजिए कि हमारे घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धा के दृष्टि से असक्षम है, और इन पर असक्षम है तो क्या हो गया, विदेशी कंपनियां जब भारत आएगी, सस्ते मूल्यों पर सामान बेचेगी, तो इन पर क्या बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, है ना। और इससे हमारा श्रम क्षेत्र भी जो है, इस दबाव को, श्रम क्षेत्र पर भी क्या होगा, दबाव पड़ेगा, और वो भी क्या होगा, प्रभावित होगा। तो अब इस चीज को आप यहाँ पर ना एक्सप्लेन कीजिए। दूसरा आप बता सकते हैं कि आर्थिक सुधार के तहत लागू होने वाले सामाजिक क्षेत्र पर व्यय घट जाएगा, ऐसा मानना था कुछ लोगों का। तो आर्थिक सामाजिक क्षेत्र पे अगर व्यय घटेगा तो इससे जो बहुत सारा सरकार का जो कार्यक्रम चलता है, जैसे गरीबी निवारण कार्यक्रम हो गया, खाद्य संकट से संबंधित कार्यक्रम हो गया, ग्रामीण विकास संबंधित कार्यक्रम होगा, ये सब भी क्या होगा, प्रभावित होगा। यानी आर्थिक सुधारों के लागू होने से भारत में सामाजिक क्षेत्र का व्यय घट सकता है ना। ये बहुत सारे लोगों का मानना था। उसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कस्टम ड्यूटी कम होने से, चूंकि कस्टम ड्यूटी को आप कम कर दे रहे हैं, टैरिफ कम लगा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि विदेशों से जो है आयात बढ़ जाएगा, खाद्यान्नों का आयात भारत में बढ़ सकता है। इससे भारत के किसान का हालत जो कि पहले से खराब है और खराब होने का संभावना है। डियर फ्रेंड्स, ये भी क्या है, यहाँ का इसका एक महत्वपूर्ण ड्रॉबैक्स लग रहा है ना। इसके प्रति हमारा भय का एक कारण है। डियर फ्रेंड्स, आर्थिक सुधार कार्यक्रम से गरीबों की स्थिति और खराब होगी, समझ गए ना। ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे गरीब एवं कुटीर उद्योग जो बड़े लघु एवं कुटीर उद्योग जो आएगा आपका, तो उससे क्या होगा कि बड़ी कंपनियां क्या वो प्रतिस्पर्धा कर पाएगी, है ना। तो अगर लघु और कुटीर उद्योग जो कि आमतौर पे जो विदेशी कंपनियां हैं, समझ गए, जैसे आप देख लीजिए चाइनीज सामान कितना सस्ता मिलता है ना। तो इससे एक संभावना व्यक्त किया जा रहा था कि अगर मान लीजिए कि विदेशी कंपनियां यहाँ पर आएगी बड़े तादाद में, और उनका चूंकि उत्पादन क्षमता ज़्यादा है, उनका प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्टिविटी अच्छा है, मूल्य कम रहेगा, तो पता चला कि यहाँ का जो लघु कुटीर उद्योग है वो बंद हो गया, जिससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसा भी संभावना व्यक्त किया जा रहा था। तो इसके प्रति भय का एक कारण आपका ये भी है। उसके अलावा आप बोल सकते हैं कृषि क्षेत्र अलाभकारी होती जा रही थी, समझ गए ना। कृषि क्षेत्र जो है भारत में जीवन निर्वाह का क्षेत्र बन गया था, समझ गए। तो यहाँ पर एक कारण ये था। आप बोल सकते हैं कि 2007 से लेकर के 2014 तक का जो अवधि है ना भारत में, उसको पीरियड ऑफ जॉबलेस ग्रोथ बोला जाता है, समझ गए। 2007 से लेकर के 2014 तक का अवधि को क्या बोला जाता है, पीरियड ऑफ जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ना यहाँ पर जो है आर्थिक सुधारों के प्रति हमारा भय के लिए आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब इन चीज़ों को समझिए कि वर्तमान समय में जो हमारा वृद्धि दर है वो काफ़ी उच्च है। 1991 से लेकर 2014-15 के बीच जो औसत वृद्धि दर है ना, वो 7% से अधिक रहा है। और 2015-16 का अगर हम लोग बात करें तो 2015-16 में भारत को दुनिया के आर्थिक विकास का इंजन कहा गया है, क्योंकि भारत का विकास दर जो है, विकास दर में तीव्र वृद्धि हो रहा है। बात समझिए। तो इस चीज़ को आप समझिए, और जितना भी इससे रिलेटेड डायमेंशंस था ना, आज हम लोग उसको कवर कर लिए। यानी कि पृष्ठभूमि, आर्थिक सुधार, नई आर्थिक नीति 1991 का जो पृष्ठभूमि क्या हो सकता है, कारण, उद्देश्य, सीमा, उपाय, लाभ, आर्थिक सुधार के प्रति हमारा भय, इसको आज हम लोग एकदम अच्छे से कवर कर लिए हैं। और नेक्स्ट क्लास हम लोग WTO, IMF और आपका वर्ल्ड बैंक, समझ गया ना, इसको भी इससे रिलेट करके पढ़ेंगे। तब जाकर के ये जो टॉपिक है आपका ये कंप्लीट कवर हो जाएगा, और इससे जो भी क्वेश्चंस फॉर्म होगा उसको उम्मीद करते हैं आप अच्छे ढंग से लिख पाइएगा। डियर स्टूडेंट्स, ऑल टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है, समझ गए ना, ऑल टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। लेकिन JPSC में आप देख सकते हैं
कि बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, तो यहाँ पर कहीं ना गेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गेस इन द सेंस मतलब कि आप जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, उसको आप क्या कीजिए कि अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि उन सभी टॉपिक से, जैसे कि मान लीजिए 500 प्लस टॉपिक अगर है तो 100 टॉपिक तो एटलीस्ट आप सिलेक्ट कर ही सकते हैं और उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि 500, क्योंकि टोटल टॉपिक को ना एकदम शानदार तरीके से तैयार करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, खास करके नए एविडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है जिनके पास टाइम कम है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि जो सेक्शंस आपका अच्छे से तैयार किया रहेगा ना, उसका आंसर भी आप शानदार तरीके से लिखिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले भी बहुत सारे टॉपिक पे ऑलरेडी आंसर राइटिंग सेशन आ चुका है, आप उसे भी जरूर देखिए। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो उसे अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक हमारे चैनल स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम से नहीं जुड़े हैं, उनके बीच हमारे इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। ये सेशन आपको कैसा लगा इसे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास हम लोग कुछ नए इम्पॉर्टेंट और शानदार टॉपिक के साथ, जो कि आपके जेपीएससी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।